हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2। उस पेपर में हम लोग 2019 में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका मेंटेनेंस चैप्टर जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम इन केस ऑफ। पूछ रहा है कि मेंटेनेंस किस केस में मिनिमम होगा। यहाँ ये पूछ रहा है कि आपके पास जो इंडियन रेलवे के पास जो लोको है, रेल इंजन जो है, जिसमें किस किस टाइप का है, तो पहला हम लोग के पास स्टीम इंजन था, फिर हम लोग के पास अभी डीजल इंजन है, और 9 हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन पे पूरा इलेक्ट्रिक इंडियन रेलवे को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लोको जो हम लोग का है, या डीजल लोको है या स्टीम लोको है, तीनों लोको के बारे में बात करेंगे, मतलब तीनों टाइप के रेल इंजन। तो कौन सा ये तीनों रेल इंजन में है जिसमें मेंटेनेंस की रख रखावट, मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखावट, उसका के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिएगा कि इलेक्ट्रिक लोको के बारे में हम लोग मेंटेनेंस चैप्टर में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक लोको डीजल और स्टीम की तुलना में इसका जो मेंटेनेंस होता है वो कम करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक लोको मतलब विद्युत रेल इंजन में मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट सबसे कम होता है। कंपैरिजन जब करेंगे तीनों में, तब यहाँ किसी एक में तीनों की तुलना में इलेक्ट्रिक लोको कम होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हो गया क्या आंसर, इलेक्ट्रिक लोको। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इन अ सिंगल फेज एसी सिस्टम द फंक्शन ऑफ द कन्वर्टर यूनिट इज टू कन्वर्ट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रिक लोको में जो सप्लाई सिस्टम है या सप्लाई स्कीम है वो किस टाइप का है, सिंगल फेज सप्लाई स्कीम है। मतलब हम लोग का कोई एक आर वाई बी कोई एक फेज से हम लोग को सप्लाई मिलता है। उसका स्टैंडर्ड क्या वैल्यू है वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग का 25 केवी वोल्टेज हम लोग देते हैं और 50 हर्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो कह रहा है कि सिंगल फेज एसी सिस्टम अगर है आपका, तो उसमें हम लोग कन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं या कन्वर्टर यूनिट का यूज करते हैं। तो वो कन्वर्टर यूनिट मेनली करता क्या है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि कन्वर्टर का मेनली काम है एसी टू डीसी। एसी जो हम लोग का सिंगल फेज सप्लाई मिलता है इलेक्ट्रिक लोको को, उस एसी को कन्वर्ट करके डीसी बनाता है और फाइनली फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसी टू डीसी। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग के पास, तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, द नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रिमोट कंट्रोल इज नॉन एज। क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा में लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखिएगा। कह रहा है नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ, मतलब नॉन ऑटोमेटिक टाइप मतलब ही हो गया जिसको हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ऑन ऑफ मतलब क्या होता है सर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ हम लोग किस बात में करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग के मैटर पे बात करेंगे। तो नॉन ऑटोमेटिक हो गया तो समझ गए कि ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो कहता है कि इस टाइप का सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या नाम देते हैं या क्या बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन के आधार पे देखिएगा, तो लिखा है पहला रिले, दूसरा लिखा है इंटरप्टर, तीसरा लिखा है ड्रॉपर, चौथा लिखा है नन ऑफ दी। तो हम लोग जानते हैं इंटरप्टर जो होता है वो नॉन ऑटोमेटिक टाइप का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्विपमेंट है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग उसको मेनली सब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में यूज करते हैं। यानी कि ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है, ट्रैक्शन सब स्टेशन जो हम लोग का लगा हुआ रहता है स्टेशन के पास, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है 25 केवी, वहाँ हम लोग मेनली यूज करते हैं किस टाइप का, इंटरप्टर को यूज करते हैं नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर को। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज्ड ऑन कंट्रोल पोस्ट। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करने वाली है कि हम लोग का जितना भी कंट्रोल पोस्ट है, जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं पावर सप्लाई को, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, पावर
को देखते हैं कितना फ्लो हो रहा है सिस्टम में। तो कहता है कि लाइटनिंग अरेस्टर, हम लोग हर एक जगह लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज्ड ऑन कंट्रोल पोस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज काउज्ड बाय, मतलब कि मेनली जब सिस्टम में रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का वोल्टेज जब प्रेजेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, वो हमारे सिस्टम के लिए अनबेनिफिशियल होते हैं। तो कहता है जब भी सिस्टम में ओवर वोल्टेज होगा तो किस कारण से ओवर वोल्टेज होगा, जिसको लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं, या लाइटनिंग अरेस्टर हमको यूज करके उस ओवर वोल्टेज को नहीं होने देते। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखिएगा तो 4 ऑप्शन है। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है स्विचिंग सर्ज, तीसरा है लाइटनिंग स्ट्राइक और चौथा है नन ऑफ द। तो यहाँ स्विचिंग सर्ज जो कंट्रोल पोस्ट पे हम लोग स्विचिंग एक्शन करते हैं, मतलब ऑन ऑफ करते हैं, उसके कारण जो एक स्पार्क बनता है वैल्यू का, उसके कारण अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है, तो वहाँ उसको लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू भी हम लोग रोकने का काम करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर से वहाँ हम लोग कंट्रोल करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इन एन एसी electric locomotive in an AC electric locomotive the purpose of the tap changer is to provide voltage। कहता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जब हम डायग्राम आपको बता रहे थे तो वहाँ हम दिखाए थे आपको डायग्राम में कि जब ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो उसमें हम लोग प्राइमरी साइड में ही टैपिंग लगा देते हैं। तो कहता है वो टैपिंग जो लगाते हैं सर, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों आप लगाए हैं टैपिंग सर। तो टैपिंग लगाने का ऑप्शन के आधार पे देखिएगा तो यहाँ लिखा है पहला कि वोल्टेज को आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, दूसरा बोला कि वेरिएबल रखना चाहते हैं, तीसरा बोथ 1 and 2 और चौथा नन ऑफ द। तो यहाँ मेनली यहाँ पर्पस दोनों पर्पस को फुलफिल करता है। जब हमको वोल्टेज कांस्टेंट करना हो तो उसके लिए भी टैपिंग का यूज कर लेते हैं, और उस वोल्टेज को अगर वेरी करना हो एट लोडेड कंडीशन पे तो वो भी हम लोग टैपिंग के हिसाब से कर लेते हैं। तो एसी इलेक्ट्रिक लोको मतलब रेल इंजन, विद्युत रेल इंजन में हम लोग टैपिंग जो लगाते हैं उसके थ्रू हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट भी रखते हैं अगर उसको एक पॉइंट पे फिक्स किया, और चेंज करना है तो उसको हम लोग वेरी भी करते हैं। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, बोथ इसमें टिक कीजिएगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों के लिए। 6ठा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये तो आपका पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी आप पढ़े हैं रिले के बारे में, बुकुल्स रिले, स्विच गियर प्रोटेक्शन में भी इसके बारे में हम पढ़ाए हैं। तो देखिए बुकुल्स रिले के बारे में हम आपको कंस्ट्रक्शन भी बताएं, इसका कनेक्शन डायग्राम, इसके बाद एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारा चीज़ बताएं। तो बुकुल्स रिले से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि बुकुल्स रिले इज किस टाइप का रिले है बुकुल्स रिले। तो हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पहला लिखा हुआ गैस एक्यूटेड रिले, दूसरा है ऑयल एक्यूटेड रिले, तीसरा है करंट एक्टिवेटेड रिले, चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा बुकुल्स रिले जो है, बुकुल्स रिले को बोला ही जाता है कि गैस एक्यूटेड रिले। बुकुल्स रिले का हम लोग मेनली यूज करते हैं जितना भी ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर है, मतलब तेल में डुबाया हुआ जितना भी ट्रांसफार्मर रहता है वो सारे ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग बुकुल्स रिले का यूज करते हैं। बुकुल्स रिले का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रिले भी इसको बोलते हैं। बुकुल्स रिले को दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल रिले भी बोलते हैं। ये किस टाइप के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट जो होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो स्लो मूविंग फॉल्ट होते हैं, मतलब जिसको हम लोग इनसिफिशिएंट फॉल्ट भी बोलते हैं। तो स्लो मूविंग जो फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बुकुल्स रिले का यूज करते हैं। क्लियर है। तो बुकुल्स रिले किस टाइप का रिले है, गैस एक्यूटेड रिले, जो किस टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं। और किस टाइप के फॉल्ट को, स्लो मूविंग फॉल्ट, इन जिसको हम लोग इनसिफिशिएंट फॉल्ट बोलते हैं, उसको डिटेक्ट ये करता है। 7वां क्वेश्चन अगर देखिएगा तो पूछ रहा है विड्थ ऑफ एयर गैप इन केस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर देन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। तो देखिए हम आपको जब चौथा यूनिट पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का 2, जिसमें हम पढ़ाए थे LIM टेक्निक, लीनियर इंडक्शन मोटर टेक्निक, या इसी को LEM भी बोलते हैं, लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ हम बताए होंगे कि लीनियर इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है सर, अकॉर्डिंग टू इंडक्शन का प्रिंसिपल है सर, इंडक्शन का प्रिंसिपल है। और उसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करता। तो दोनों में क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू इंडक्शन के हिसाब से दोनों में फ्लक्स बनता है, और दोनों में फिर टॉर्क बनता है, और फिर आपका एक फोर्स बनता है जो लीनियरली लगता है।
लीनियरली मतलब सर एक रेखीय, या तो लेफ्ट साइड लगेगा या राइट साइड लगेगा, ना ही ऊपर लगेगा ना ही नीचे लगेगा, तो मतलब लीनियरली बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आप इसको कि एक रेखीय बल लगेंगे। तो कहता है कि इसमें जो एयर गैप होता है लीनियर इंडक्शन मोटर में, कन्वेंशनल टाइप का, इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं 5th सेम में एसी मशीन में इंडक्शन मोटर, तो वहाँ आप देखे होंगे इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर रहता है। रोटर में हम लोग रोटर को हम लोग घुमाते हैं, स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं उसमें किस टाइप का प्रिंसिपल यूज करते हैं सर, इंडक्शन का यूज। तो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, इंडक्शन का ही, बट एयर गैप जो है स्टेटर और रोटर के बीच, वो कन्वेंशनल जो इंडक्शन मोटर चाहे सिंगल फेज जो 3 फेज, उसके तुलना में जो लीनियर इंडक्शन मोटर है उसमें ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा, उसमें मोर ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है सर, इसमें आपका होता है 10 mm होता है, मैंने कि स्टेटर और रोटर के बीच, यहाँ तो रोटर नहीं बोल सकते, यहाँ तो घूमने वाला है ना, यहाँ स्लाइडिंग करता है, स्लाइडिंग मतलब लीनियर फोर्स लगता है, या तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर इसको आप 2D में देखिएगा तो यहाँ क्या होता है सर कि ये एक रेखीय बल लगता है, वन डायरेक्शन या लीनियर डायरेक्शन होता है, बट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में गैप होता है जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर की तुलना में ज़्यादा होता है। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पे आप मोर को टिक कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा 10 mm होता है, 10 mm इसमें होता है, ठीक है। इससे कम 10 mm से बहुत ही कम होता है कन्वेंशनल जो हम लोग का इंडक्शन मोटर है, जो हम लोग के घर में देखते हैं, यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या इंडस्ट्री में जाइएगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको देखने को मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाईज। हम लोग का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई स्कीम है वो कैसा है सर, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक सप्लाई स्कीम सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई स्कीम है सर। तो इस टाइप के स्कीम को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर रेल सिस्टम। कंडक्टर रेल सिस्टम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो बोला जाता है कि कंडक्टर रेल सिस्टम जो है सप्लाई का, ये कैसा सिस्टम है, चीप है, ईजी टू रिपेयर है, यूनिवर्सली यूज फॉर ऑल एसी रेलवेज है, बोथ 1 and 2। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सस्ता तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है कि सस्ता है, चीप नहीं होता, बहुत महंगा होता है, लेकिन ईजी टू रिपेयर होता है। क्यों, क्योंकि एक तो ये कैसा है सर, ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब क्या हुआ सर, ओवरहेड मतलब हुआ कि हम लोग इसको ओपन वायर में हैंग किए हुए हैं सर, ओवरहेड है। और इसको जब इसमें किसी भी टाइप का फॉल्ट आता है तो हम इसको बहुत आसानी से रिपेयर कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ईजी टू रिपेयर। 9 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डीसी कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन आर। ये रोटेटिंग के कंसेप्ट में बात कर रहा है। तो इसमें भी हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो मेनली देखिए रोटेटिंग मशीन जो है इसका इंसुलेशन के बारे में बोल रहा है कि द डीसी कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग, अगर नया वाइंडिंग अगर करते हैं और उसमें डीसी कंपोनेंट अगर फ्लो होता है तो कहता है कि रोटेटिंग मशीन में वो कितना हो सकता है इंसुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा इन फ्यू एम्पियर है, इन फ्यू माइक्रो एम्पियर है, अबाउट टू 0, ये नहीं होगा। यहाँ इसका ऑप्शन एक्यूरेट ये नहीं मिल पा रहा है या नहीं इसमें मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ नन ऑफ दीज होंगे। कहा कि द डीसी कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन है तो इंडक्शन का प्रिंसिपल है, तो हम लोग डीसी कंपोनेंट क्यों लेंगे, हम लोग तो मेनली वहाँ एसी सप्लाई देते हैं जिससे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बने और फिर उसके आधार पे म्यूचुअल इंडक्शन हो। फ्लक्स चेंजिंग नेचर रहेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे, तो नन ऑफ दीज यहाँ हो जाएगा 9 नंबर का। 10वां का है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, द ट्रैक्शन मोटर यूज इन कंपोजिट सिस्टम एम्प्लॉयड इन इंडिया इज। आप लोग कंपोजिट सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, तो कंपोजिट सिस्टम जो ट्रैक्शन मोटर जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में वो किस टाइप का है, तो हम लोग किस टाइप का मोटर यूज करते हैं, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर यूज करते हैं, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं। 11वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ। अब कहता है कि अभी जैसे नॉवे डेज इंडियन रेलवे पूरे सिस्टम को 2022 और अप टू 2022 और 2024 तक इंडियन रेलवे का टारगेट है कि पूरा इंडिया का जहाँ भी
ट्रैक बिछा हुआ वो सारे ट्रैक को हम लोग इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक कर देंगे। और जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक हो जाएगा, तो कम्प्लीटली उस पर सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिक लोको ही रन कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक लोको ही रन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली डीजल भी चलेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक लोको ही वहाँ रन कराए उस सिस्टम में, इसलिए हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अगर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो और जो ट्रैक्शन है, डीजल ट्रैक्शन है हम लोग पास, मतलब डीजल से चलने वाला इंजन है, स्टीम से चलने वाला है, तो उसमें बेसिक क्या मोर एडवांटेज है कंपेयर टू डीजल और स्टीम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक लोको का? तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। पहला, हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, मतलब बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ लेता है, एक्सेलरेट हो जाता है और बहुत जल्दी फिर रिटार्ड हो जाता है, स्पीड को हम लोग बहुत जल्दी घटा लेते हैं। दूसरा, स्पीड को घटाना बढ़ाना दैट्स टू गुड एंड ऑल्सो वी कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के रेगुलेशन को घटाना बढ़ाना को हम लोग बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर पाते हैं। दैट्स टू मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एनी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट या व्हीकल। कोई भी अगर एक्सेलरेट हो रहा है और डीएक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट या व्हीकल, तो उसका स्पीड कंट्रोल अगर आपके हाथ में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो बेटर स्पीड कंट्रोल है इसमें इलेक्ट्रिक लोको में। दूसरा, क्लीनेस्ट सिस्टम है। व्हाट डू मीन बाय क्लीनेस्ट सिस्टम सर? क्लीनेस्ट सिस्टम मतलब कि इसके द्वारा कोई भी पॉल्यूशन पैदा नहीं होता है। नॉइज होता है, डेफिनेटली साउंड क्रिएट करता है, नॉइज करता है, बट पॉल्यूशन, अगर डीजल इंजन को आप देखिएगा तो बहुत ही तेज़ धुआं, उससे काला काला धुआं निकलता है जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करता है। तो आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं सर, जो बिजली जो पैदा होता है तो उस पावर प्लांट में तो धुआं निकलता है सर वहाँ, हाँ डेफिनेटली वहाँ आप पॉल्यूशन क्रिएट होता है पावर प्लांट में, बट हम लोग उस पॉल्यूशन को भी वहाँ मिनिमाइज करते। बट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड, अपने ऑफिस के लिए तो यूज करते ही हैं। जब वो सारे सिस्टम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं और वहाँ पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, उसी में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग यूज कर लें, कहाँ किसके लिए सर? कुछ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग यूज कर लें सर इलेक्ट्रिक लोको के लिए, तो क्या दिक्कत है सर? इसके लिए हम अलग से जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं डीजल इंजन से, वो चीज़ हमारा इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक लोको को हम लोग क्लीनेस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन बेस्ट हैं, इसलिए हम लोग इसमें टिक क्या करेंगे सर? ऑल ऑफ द एबव। क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ द एबव। 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ऑप्शन के आधार पर इसमें देखना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अगर हम लोग मोस्ट वाइटल फैक्टर, यहाँ किस रूप में सर? यहाँ एक तरह से डिसएडवांटेज के रूप में इसको आप समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या उसमें हमको दिक्कत आता है या क्या डिसएडवांटेज है उसका। तो ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो इसमें लिखा इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, गलत है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, बिल्कुल सही है। पॉसिबिलिटी ऑफ पावर फेल्यूर, मे बी है बट वेरी रेयर, नॉन ऑफ दिज। तो इसका ऑप्शन सबसे करेक्ट क्या होगा सर? हाई इनिशियल कॉस्ट। क्या होगा? ऑप्शन 2 है, द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज हाई इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है आपका, फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी इज डिजायरेबल एज। अब कहता है कि हम लोग का जो सिंगल फेज एसी सिस्टम है सर, उसका हम लोग का क्या स्टैंडर्ड है? 25 kV 50 हर्ज है। तो कहता है अगर ये लो फ्रीक्वेंसी हो है सर, या डिजायरेबल हो, या हम लोग इसको लो फ्रीक्वेंसी बना दें, तो क्या बेनिफिट होगा? तो लो फ्रीक्वेंसी बनाने से सबसे पहला बेनिफिट होगा, इट इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर के कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देगा। इट इंक्रीजेज इफिशियंसी ऑफ एसी मोटर, अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देगा अगर लो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तीसरा, इट इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ एसी मोटर, पावर फैक्टर भी एसी मोटर का इम्प्रूव कर देगा। तो मतलब कि अगर आप सिंगल फेज एसी सिस्टम ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन और उसको अगर कोशिश करें या हम लोग का ज़रूरत है अगर लो फ्रीक्वेंसी कर दें, तो डेफिनेटली हम लोग का तीनों चीज़ इंप्रूव होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ द अबव। कम्यूटेशन प्रॉपर्टी हम लोग का इंप्रूव हो जाएगा, इफिशियंसी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ पावर फैक्टर भी एसी मोटर का इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन कैंडो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी कि ट्रैक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन में अगर कैंडो सिस्टम को देखें, कैंडो सिस्टम तो वो क्या करता है? तो हम लोग जानते हैं सर, कैंडो सिस्टम में मेनली सिंगल फेज एसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3 फेज एसी में।
कांडो सिस्टम, यही ना हम लोग पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ाए भी हैं, डिस्कस भी किए हैं कि सिंगल फेज को 3 फेज बनाने के लिए हम लोग कांडो सिस्टम यूज करते हैं ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट, सिंगल फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू 3 फेज एसी। 15वां क्वेश्चन है, ये नोमेनक्लेचर से है। 15वां क्वेश्चन क्या लिखे हैं? WAM, शॉर्ट फॉर्म है WAM, इसमें और भी आगे हो सकता है WAM5, WAM2A, डिफरेंस यहाँ सिंपल एक WAM दे दिया, उसमें पहला लेटर जो है W उसको पूछ रहा। तो जब हम आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे तो वहाँ हम आपको 5 पॉइंट नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे जो इंडियन रेलवे में अडॉप्ट किया हुआ। तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन जो इसमें लिखा है, द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज। दूसरा लिखा है द लोकोमोटिव रन्स ऑन मीटर गेज। तीसरा दिखा है द लोकोमोटिव रन्स ऑन नैरो गेज। चौथा लिखा है नन ऑफ दीज। तो WAM में पहला लेटर W जो है वो क्या इंडिकेट करता है? आप लोग भी पढ़े हैं, आपको क्लास में भी हम इस पर क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इसमें लिखेंगे द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज। पहला ऑप्शन सही होगा, द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 16वां क्वेश्चन है, इन इंडियन रेलवेज यूज्ड सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम विथ। इन इंडियन रेलवेज यूज सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम। तो इंडियन रेलवे में सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम हम लोग तो बार बार इसके बारे में बोलते हैं, क्या है? 25 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम है। 25 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम है इंडियन रेलवे में हम लोग का सिंगल फेज सिस्टम है। तो ऑप्शन हो गया 25 kV 50 हर्ट्ज। 17वां क्वेश्चन, लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपेरियर देन। लीनियर इंडक्शन मोटर को अगर हम लोग कंपेयर करें किससे? सिंक्रोनस मोटर से, रोटरी मोटर से, DC मोटर से। तो लीनियर इंडक्शन मोटर ये तीनों मोटर में सबसे सुपेरियर है। तो क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों से बढ़िया है आपका क्या? लीनियर इंडक्शन मोटर। तो लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपेरियर देन ऑल ऑफ दीज, तीनों से अच्छा है लीनियर इंडक्शन। इसलिए तो हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर पे भी नया सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर के कंसेप्ट पे सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। अभी तक तो इंडियन रेलवे में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको लाएंगे, बट मेट्रो वगैरह में ये आ भी गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेड्यूल, हाँ ये अब मेंटेनेंस चैप्टर 2 जो हम लोग मेंटेनेंस पर हैं उसके बारे में है कि शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर AC लोकोमोटिव एंड इंडियन रेलवेज आर। कहता है इंडियन रेलवे में हम आपको 2 चीज़ बताए थे मेंटेनेंस में, एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है आपका चेक। चेक हम लोग क्या करते हैं? डेली भी कर सकते हैं, 24 आवर मॉनिटरिंग में होता है, उसमें आप चेक करते हैं। इंस्पेक्शन भी करते हैं। इसके बाद फिर होता है डेली, वीकली, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर। तो मेनली हम लोग चेकिंग या इंस्पेक्शन डेली करते हैं, बट कंप्लीट इंस्पेक्शन तब ही करते हैं या कंप्लीट मेंटेनेंस तब ही करते हैं जब उसका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, चाहे टाइम के आधार पे हो, चाहे रनिंग आवर के आधार पे हो, चाहे रनिंग माने डिस्टेंस के आधार पे, किलोमीटर के आधार पे, टाइम के आधार पे, किलोमीटर के आधार पे, या जो भी उसका शेड्यूल किया आप। तो लिखे हैं शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर AC लोकोमोटिव एंड इंडियन रेलवेज आर। तो इसमें लिखे हैं मंथली 2 आवर, मतलब 1 महीना में 2 आवर हम लोग कंप्लीट इंस्पेक्शन में देते हैं। 2 मंथ 4 आवर, 4 मंथ 8 आवर, 4 महीना पे 8 आवर, 2 महीना पे 4 आवर। जो ऑप्शन है ये सारा हम बता चुके हैं आपको, देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में भी हम पढ़ा चुके हैं क्लास में। मंथली 2 आवर, 2 मंथ 4 आवर, 4 मंथ 8 आवर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा? सारा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मंथली भी हम लोग 2 आवर के लिए करते हैं, 2 मंथ पे 4 आवर के लिए करते हैं, 4 मंथ पे 8 आवर के लिए हम लोग पूरा सिस्टम को इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं हर एक पार्ट को, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका पेंटोग्राफ का लोअरिंग एंड राइजिंग हो, चाहे आपका सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका रेक्टिफायर सर्किट हो, मोटर हो, टैप चेंजर हो, सारे चीज़ को हम लोग माइन्यूट लेवल पे इंस्पेक्शन करते हैं, बस बहुत कम देर के लिए 2 घंटा में पूरा सिस्टम को देख लेते हैं और फिर उसका जो रिपोर्ट है वो तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है? हम लोग का ऑपरेशन का सर्टेनिटी बढ़ जाता है, मतलब एक फिक्स हो जाता है कि नहीं मेरा सिस्टम सही है, अब इसको हम ट्रैक पे चला सकते हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन AC लोकोमोटिव। AC लोकोमोटिव में अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को, अगर फॉल्ट हम पढ़ाएं हैं, फॉल्ट पॉइंट पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक लोको मतलब रेलवे विद्युत इंजन जो रेल से चलने वाला इंजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने के क्या कारण है या क्या क्यों होते हैं? तो उसमें लिखा है फॉल्टी ऑपरेशन। पहला कि जो हमने ऑपरेशन जो कर रखा है उसमें या तो हम कोई चीज़ को कनेक्ट किए या कोई मेंटेनेंस किए वो फॉल्टी छूट जाए, फॉल्टी ऑपरेशन, गलत तरीके से हम ऑपरेशन कर रहे हो।
दूसरा फैटिगियो ऑफ मैकेनिकल पार्ट, यानी कि मैकेनिकल पार्ट जो है, चाहे रोटेटिंग पार्ट, मैकेनिकल पार्ट मतलब जो रोटेटिंग पार्ट है, मेनली लोडिंग एंड रोइंग, वो भी मैकेनिकल पार्ट ही हुआ। तो जो भी मैकेनिकल पार्ट है उसमें किसी भी टाइप का दिक्कत आना, तो ये दोनों कारण होते हैं फॉल्ट आने के। एक होता है कि मैकेनिकल फैटिगियो ऑफ मैकेनिकल, और दूसरा होता है कि फॉल्टी ऑपरेशन। ये दोनों कारण होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आने का इन इलेक्ट्रिक लोको में। तो बोथ 1 और 2। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 2019 का ऑब्जेक्टिव में जो पूछा है, 20वां क्वेश्चन जिस है, इन द लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव्स राइज टू। मतलब लीनियर इंडक्शन मोटर है सर, उसमें जो करंट रिटर्न होता है और फ्लो होता है थ्रू द एयर गैप, वो क्या करता है सर? एक तो होता है सिंपल करंट फ्लो हो रहा है सर, एक होता है कि नहीं, रिटर्न होके करंट आपका फ्लो करता थ्रू द एयर गैप। तो उस रिटर्न करंट के कारण कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स बनता है? तो उसमें अगर ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ हॉरिजेंटल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, एट 45 डिग्री एंगल फोर्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ एग्जैक्ट क्या होगा आंसर? वर्टिकल फोर्स को वो इंक्रीज करता है या राइज करता है। तो इन द लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव्स राइज टू वर्टिकल फोर्स। तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए जो 2019 में पूछा गया है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि लीनियर इंडक्शन मोटर से आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा नोमेनक्लेचर, पहला यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिक लोको, उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ें, तो एक ऑब्जेक्टिव नोमेनक्लेचर से बनने के चांस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आपके फॉल्ट पार्ट से बनने के चांस होते हैं। तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पहला यूनिट से आपका रहेगा, यानी कि लोकोमोटिव। दूसरा मेंटेनेंस से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मेंटेनेंस से रहेंगे। इसके बाद तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट से भी 3-3 क्वेश्चन रहेंगे, और पांचवा यूनिट से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कभी रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 यूनिट से आप मान लीजिए 3 से किसी यूनिट से कम नहीं रहेगा क्वेश्चन। चारों यूनिट से 3-3 क्वेश्चन, किसी से 4 भी हो सकता है। तो 4, अगर 4 चौका 16 मान लेते हैं, या किसी से 5 भी हो सकता है मे बी, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 जो पढ़े हैं उससे भी 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल, जैसे इसमें भी देख सकते हैं 2 नॉर्मल क्वेश्चन उससे आया है। तो इस तरह इस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से हमको ये आइडिया उठ गया कि हमको 5 यूनिट पढ़ना है सर, और 5 यूनिट में से हर एक यूनिट से 3 से कम तो रहेगा ही नहीं, 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव भी रह सकते हैं हर एक यूनिट से। तो नोमेनक्लेचर को अच्छे से, पहला यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे सर। दूसरा यूनिट मेंटेनेंस से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, और लीनियर इंडक्शन मोटर से 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं वो। और सबसे लास्ट जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक लोको मेंटेनेंस है, या इलेक्ट्रिक लोको में कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक प्लान करके अगर पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का 20 में 20 बिल्कुल एक्यूरेट सही आएगा। जितना भी हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में नोट्स, उसको आप नहीं कुछ भी तो 5 टाइम्स रिवीजन कीजिए वो सारे नोट्स को। 2020 और 2019 के ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस कर रखा है, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव को आप यूट्यूब पे जाके बार बार देखिए। उसमें हम कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं, एनालाइज भी किए हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टाइप से कौन सा आंसर आपको देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आधार पे। तो वो एनालाइजेशन का पार्ट भी आप देखिए, और साथ ही साथ हम आपको जो भी प्रीफर किए हैं नोट्स वगैरह, वो उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप 5 टाइम्स लगा के जाइए। तो हम इतना आपको गारंटी देंगे कि आपको 70 नंबर में से 55 से 60 नंबर आपको डेफिनेटली आएगा, अगर ये 20 ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेते तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और आप लोग इसे बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।